हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 10 ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लास्ट लेक्चर है और इसमें हम लोग एरिया का जो रिमेनिंग पोर्शन है, जो हमने 9th लेक्चर में और 8th लेक्चर में कंटिन्यूशन में रखा था, तो रिमेनिंग पोर्शन आज के लेक्चर में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हम लोग एरिया रिलेटेड टू ट्रायंगल के जो फॉर्मूले थे या जो शॉर्टकट्स मेथड है वो सीखे थे। आज हम लोग क्वाड्रिलेटरल या पेंटागन या इवन पॉलीगॉन भी अगर आता है तो आप उसका एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे वो सीखेंगे। ठीक है, और उनकी कुछ और भी डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जिनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज के लेक्चर के बाद आप लोग एक्सरसाइज 3 के जो रिमेनिंग यानी कि जो NTSC वाले क्वेश्चंस हैं उसके 4-5 क्वेश्चंस बच गए थे, बाकी तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो जो एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो भी आप लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। अगर A x1 y1 B x2 y2 एंड C x3 y3 ये वर्टाइसिस हैं किसी भी ट्रायंगल ABC के। हाँ, BY2 है। अगर ये किसी भी ट्रायंगल ABC के वर्टाइसिस हैं तो एक तो आपको मेथड 1 जो एरिया ऑफ ट्रायंगल बताया था वो तो डायरेक्ट फॉर्मूला था। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या था बताओ, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था? 1/2 इंटू फिर x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस x2 है ये y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला था। और दूसरा तरीका क्या था? मेथड 2, स्टेयर्स मेथड इसको बोल रहे थे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 एंड अगेन x1 y1। और मैंने आपको ये बताया था कि भाई ये तरीका ज़्यादा काम करता है ना, क्योंकि अगर क्वाड्रिलेटरल भी रहा तो आपको केवल यहाँ एक कोऑर्डिनेट बढ़ाना होता है, पहले वाले को फिर से लिखना है। अगर पेंटागन भी रहा तो 5 तक लिख दो, x5 y5 तक, एंड देन अगेन रिवाइज x1 y1। तो सेम प्रोसेस रहता है, तो इसमें टाइम कम लगेगा। लेकिन अगर मान लो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल से उसको कैलकुलेट करेंगे तो क्वाड्रिलेटरल में 2 ट्रायंगल बनेंगे, हमें उन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया अलग अलग कैलकुलेट करके तब ऐड करना पड़ेगा। किसी ने ऐसा कुछ नाम नहीं है कि किसने निकाला, कहीं ऐसा मेंशन तो है नहीं। ठीक है ना, तो हो सकता है किसी ने ऐसी ट्रिक बनाई हो, है ना, मे बी। तो इसमें क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी इसमें, इसकी इसमें, और फिर उल्टा चलते हैं ऐसे। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक मैंने आप लोगों को शॉर्टकट बताया था M3 जिसको हम बोलेंगे, ये आपके बोर्ड में एप्लीकेबल नहीं है, ये शॉर्टकट है और ये डिटर्मिनेंट मेथड था। तो ये क्या था? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2, एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे, उसमें पहला जो एलिमेंट है वो x1 माइनस x2, दूसरा एलिमेंट x1 माइनस x3, फिर यहाँ पर पहला एलिमेंट y1 माइनस y2, y1 माइनस y3, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो जो वैल्यू आती है यहाँ पर सभी जगह पे मोड लगा हुआ है जब हम एरिया निकालते हैं, क्योंकि आपने कई बार क्वेश्चंस में देखा कि ये वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है। तो नेगेटिव आए तो भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि 2-2 लाइन क्यों ड्रॉ की है, ये बाहर जो है वो मैग्नीट्यूड के लिए लगाया गया है और बाकी जो है वो तो मैथमेटिकल टूल है इसका, जिस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ भी मोड के अंदर ही है ये सब जगह पे। तो अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल की। ठीक है, ये तो वो सारे पॉइंट्स थे जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब आप लोग हेडिंग डाल लो, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल।
So let A x1 y1, B x2 y2, C x3 y3 and D x4 y4 be the vertices of a quadrilateral A B C D इन ऑर्डर। ठीक है, मतलब इसी ऑर्डर में क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। ये इन ऑर्डर मैंने क्यों लिखा, क्योंकि कल आपने देखा था जब पेंटागन दिया गया था एक, तो जिस सीक्वेंस में पॉइंट्स गिवन थे उस सीक्वेंस में कोई क्लोज फिगर भी नहीं बन रहा था। पेंटागन तो बहुत दूर की बात है। तो आपको ये हमेशा ध्यान देना है कि जो पॉइंट्स आपको दिए गए अगर इन ऑर्डर वर्ड यूज नहीं किया क्वेश्चन में, तो उस केस में आप क्या करेंगे, पहले उसको लोकेट करके देखेंगे कि जिस सीक्वेंस में हमें पॉइंट्स गिवन है क्या उसी सीक्वेंस में क्वाड्रिलेटरल बन रहा है या उसकी सीक्वेंस हमें चेंज करनी पड़ेगी। क्वाड्रिलेटरल बनाने के बाद ही आप फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो एरिया देखो, अब इसमें या तो हम ऐसा कर सकते थे कि जैसे सपोज करो ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल हमने बना लिया, कुछ भी, ये ए है, ये बी है, ये सी और ये डी, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है और ये x4 y4 है। राइट, तो अब या तो हम ऐसा कर लें कि इसको A को C से मिला लो या B को D से मिला लो, वो आपकी मर्जी है। ऐसा करने से क्या हुआ कि ये क्वाड्रिलेटरल दो ट्रायंगल्स में ब्रेक हो गया। एक ट्रायंगल तो आपका ABC है और ट्रायंगल का एरिया तो हमने निकालना सीख लिया है, और एक ट्रायंगल आपका ADC है। तो हम इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया अलग अलग निकाल सकते हैं और उन दोनों एरियाज को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमारे पास इस क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस पे हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे क्योंकि ट्रायंगल का एरिया हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस भी कर चुके हैं इसके ऊपर। अब डायरेक्ट कैसे करेंगे इसको, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल विल बी इक्वल टू 1/2। सबसे पहले मतलब स्टेयर्स मेथड से कर रहे हैं, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे x1 y1, फिर क्या लिखेंगे x2 y2, देन x3 y3, फिर x4 y4, और जो पहला पॉइंट है फिर से रिपीट कर देंगे बिकॉज क्लोज फिगर बनाना है। ठीक है, x1 y1, और इसकी वैल्यू तो हमें पता है कैसे फाइंड करते हैं, 1/2। पहले ऐसे ही चलेंगे तो क्या बना x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y4 प्लस x4 y1 माइनस, अब उल्टे आओ, इधर से चलो, चाहे इधर से भी जा सकते तो, है ना, ऐसे। अब ऐसे आएंगे तो क्या लिखेंगे y1 x2 लिखो या x2 y1 लिखो, तो नंबर से मल्टीप्लाई हो रखा है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस y2 x3 प्लस y3 x4 प्लस y4 x1। ओके, तो जो भी ये वैल्यू आएगी इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, मतलब अगर वो नेगेटिव में आती है तो उसको पॉजिटिव बना के हम एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो हम एक एग्जांपल लेंगे जिसमें दोनों भी तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। एक बार तो ट्रायंगल बना के एरिया हम निकालेंगे और एक बार डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकालेंगे। ठीक है, नोट कर लिया, करो। फिर एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। ऊपर वाले लाइन मिटा रहा बस खाली।
देखो भाई, फर्स्ट एग्जांपल आपके सामने है, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स -1,6, -3, -9, 5, -8 एंड 3, 9। अब इस क्वेश्चन में ना तो क्वाड्रिलेटरल का नाम दिया कि ABCD है, और ना ही ये बताया गया कि इन पॉइंट्स के नाम ABCD हैं। इसका मतलब अगर आप इसको डायरेक्ट ABCD मानते हो तो वो खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जिस सीक्वेंस में आपको पॉइंट्स दिए गए हैं उसी सीक्वेंस में एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा हो। लकीली बन सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि बन ही रहा हो। तो एक बार आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको एग्जैक्ट लोकेट करो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, तब जाके आपको समझ में आएगा कि क्या इसी सीक्वेंस में ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। क्योंकि अगर हमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है तो सीक्वेंस प्रॉपर होनी चाहिए, तभी आंसर सही आएगा। चलो देखो, ये -1,6, तो -1 और ,6 मान लो यहां पर हो गया, ये पॉइंट -1,6 है। उसके बाद में -3, -9, तो ये -1, -2, -3, तो -3, -9 यहां कहीं होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। उसके बाद में 5, -8, तो 5, -8 यहां कहीं होगा, नहीं फोर्थ में आएगा ना 5, -8, और 3, 9 यहां कहीं रहा होगा। तो मतलब ये तो बात सही है कि ये प्रॉपर दे रखे हैं हमें। मतलब आप इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला लो, फिर ये मिल गया और ये ऐसे, ठीक है। तो मतलब इस सीक्वेंस में तो थे। तो अब हम इनका नामकरण कर सकते हैं। ये मान लो A है, ये B है, ये C है और ये D है, राइट। अब देखो, कुछ बच्चे तो ऐसा कर सकते हैं कि B को C से मिला के ACD और BCD और BAD ट्रायंगल बना लो। कुछ बच्चे ऐसा कर सकते हैं कि A को C से मिला लो, तो ये वाला ट्रायंगल ADC और ABC का एरिया निकाल सकते हैं, आना बराबर ही है, ठीक है। तो क्या करूं बताओ, किसको किसको मैं मिला के बताऊं, A को C से मिला लूं। चलो मैंने A को C से मिला लिया, राइट। जरूरी नहीं कि A को C से मिलाना है, आप B को D से मिला के भी कर सकते हो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD जो होगा पूरा, वो क्या होगा, ABC का एरिया प्लस ADC का एरिया, दोनों का एरिया निकालेंगे अलग अलग और उनको ऐड कर देंगे, तो वो क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। एग्री है इस बात से। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालते हैं पहले, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो ये आएगा 1/2, खाली ABC को फोकस करो, तो A ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 ऐसे समझेंगे। तो A के लिखो -1, -6, -3, -9, 5, -8 एंड अगेन -1, 6, ये हो गया, राइट। तो 1/2 करो मल्टीप्लाई, देखो 9 + 24, सही है, 9 + 24 + 30, 45 कहां से आ रहा, टोटल हो रहा है क्या, अच्छा -18, फिर -45 और +8। देखते रहना भाई, कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, यहां तक ओलोग के। तो 1/2 ये कितना हो गया बताओ, 63, और माइनस ये माइनस का 55 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +55, ठीक है। तो कितना हो गया टोटल, 1/2 इंटू 5 और 3 8 और 6 और 5 11, 118, 118 मतलब 59 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये जो एरिया आया, ये ट्रायंगल ABC का एरिया आया। तो गौरी अब ADC का एरिया निकालो, ADC का, हाँ क्या कर रही, हाँ सोल्व कर रही है, अच्छा वो भी जरूरी है, करो ADC का करो। तो
ADC में नहीं, मैं ऐसे ही करना है, तुम लोग अपना कैलकुलेशन करो, ये तो नोट कर लिया होगा ना, यहाँ तक तो आगे होंगे। अब देखो मैं इसमें ADC में बस यहाँ थोड़ा सा ही चेंज करना, मुझे ज़्यादा नहीं करना, तुम लोग अलग से लिखोगे। इसको ध्यान रखना कि 59 आ चुका है। अब ADC में B की जगह D लगाएंगे, तो जो D वाले कोऑर्डिनेट हैं वो यहाँ पर 3 और 9 लिए जाएंगे, बाकी तो कुछ बदला नहीं, देख लो। फायदा उठा सकते ना, बोर्ड पे फायदा उठाया जा सकता। तो 1/2 करो कैलकुलेशन अगेन, -9 -24 +30 माइनस, उल्टा मल्टीप्लाई करो, 18 +45 +8, ठीक है। और 1/2, चूंकि वो पहले ही पॉजिटिव आया इसलिए हमने कहीं मोड नहीं लिया, लेकिन अगर नेगेटिव आया तो फिर हम ऐसे मॉडल ले लेंगे, दिख रहा है सर कि नेगेटिव आने वाला है। 1/2 ये कितना हुआ, माइनस का 33 हुआ और ये प्लस का 30, तो केवल माइनस का 3 बचा, माइनस ये कितना हुआ, 8 8 16 6 और 5 11, 61 हुआ कि 71, देखो 71 हो रहा है ना। तो इसका मतलब ये हो गया माइनस का 74, हाँ 71 ही आ रहा है ना, बराबर है। तो माइनस का 74 मतलब 37 स्क्वायर यूनिट्स, ओके। कौन सा, कहाँ पर, हाँ 18 प्लस का ही है, 45 भी प्लस का ही है, 8 भी प्लस का ही है। चेक करो कैलकुलेशन यहाँ तक वो क्या रहेगा, नहीं 37 ही है ना। तो हमने ABC का एरिया भी निकाल लिया और ADC का भी निकाल लिया। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD विल बी इक्वल टू सम ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स। तो 59 + 37 कितना हो रहा देखो, 96 स्क्वायर यूनिट्स, ओके। अब हम इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट करेंगे। हाँ पूरा लेंगे ना अभी दूसरे मेथड में। एक बार देखो, अभी तो क्या किया, पहले हमने कई बार स्कूल में क्या रहता कि टीचर ऐसा बोल देंगे कि भाई डायरेक्ट मेथड नहीं लगाना आपको 2 ट्रायंगल का एरिया निकाल के ऐड करके बताना आंसर, तो उस हिसाब से हमने कर लिया। अब डायरेक्ट करेंगे इसको, ठीक है। चलो तो ये तो मिटा दूं, आंसर आएगा अपने पास। ओके, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू हाफ ऑफ, पहला पॉइंट -1 6, ठीक है। x1 y1 हो गया, x2 y2 -3 -9 5 -8 3 9, चारों आ गए। और पहले पॉइंट को रिपीट करो, -1 6। एक बार मुझसे पहले कैलकुलेशन करो और आंसर देखो आ रहा है कि नहीं खुद से, उसके बाद फिर देखेंगे कहाँ गलती हो रही है। मतलब समझ में आ रहा ना कि क्या करना है। कितना, अभी तो 96 आया था ना आंसर, तो 96 ही आना चाहिए फिर इससे भी। हाँ नहीं तो क्या फायदा फिर 2 अलग अलग मेथड का, जब आंसर अलग लगाएंगे तो। जबरदस्ती कम ज्यादा मत कर दियो कि 96 ही लाना है, मतलब जो आया रहा वही देखना। हाँ हाँ वो हैबिट नहीं है ना। खाली डायग्राम ही बनाया बस बायोलॉजी में, तो एकदम थोड़ी वरदान मिल जाएगा, टाइम लगता है ना उसमें। अच्छा गौरव, मल्टीप्लाई वगैरह खुद से नहीं हो पा रहा क्या?
अच्छा देखो 1/2 पहले इसकी मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ 9, फिर प्लस 24 प्लस 45 प्लस 18 बराबर माइनस, अब वापिस आओ, हाँ अच्छा -18 -45 -24 -9, तो इसमें से माइनस कॉमन लेके ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम ही बन गया, मतलब डबल हो गया, तो एक ब्रैकेट जोड़ दो, कितना हुआ 2 × 96, एक ब्रैकेट का सम, 2 से 2 कैंसिल, तो 96 स्क्वायर यूनिट्स। हाँ जमती ना, थर्ड तो नहीं जमती, वो तो शॉर्टकट है, ठीक है ना, ये तो बोर्ड के लिए ही है, तुम लोगों की बुक में भी होगा ये मेथड तो, और जो बुक में है वो तो बोर्ड के लिए ही है। लिखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, show that the points, example 2, show that the points A, B plus C, B, C plus A and C, A plus B are collinear, हमें ये दिखाना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, ठीक है। तो कोलिनियरिटी के आपके पास अभी तक टोटल 3 तरीके हैं। पहला तरीका आप डिस्टेंस फॉर्मूला से शो कर सकते हो, ठीक है। आप 3 पॉइंट्स इनके नाम रख लेंगे ए बी सी, और किन्हीं भी मतलब सारी साइड्स की लेंथ निकालेंगे ए बी बी सी सी ए। अगर 2 साइड्स का सम तीसरी के बराबर आ रहा होगा, कोई सी भी 2 का सम तीसरी के बराबर, तो इसका मतलब ये हो गया कि पॉइंट्स कोलिनियर हैं। दूसरा तरीका आप सेक्शन फॉर्मूला से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। हम ये मान के चलेंगे कि भाई ये जो है इसको k:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो x कोऑर्डिनेट लेके भी k की वैल्यू वही आनी चाहिए जो y कोऑर्डिनेट लेके आएगी। अगर ऐसा आया तो इसका मतलब उस रेशियो में वो डिवाइड हो रहा है। अगर x लेके k की वैल्यू अलग आई और y को लेके k की वैल्यू अलग आई, तब इससे ये प्रूफ होता है कि पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। ये होता है सेकेंड मेथड। तीसरा मेथड एरिया, जो हम अभी करंट में पढ़ रहे हैं, अगर इन 3 पॉइंट से मिलकर बनने वाले ट्रायंगल का एरिया 0 हो जाए तो उससे भी ये प्रूफ हो जाएगा कि ये पॉइंट्स जो हैं कोलिनियर हैं, ठीक है। तो तीनों से कर ले क्या कि एक से ही करे, बोलो। गौरव बोल रहा है सर तीनों से ही कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो तीनों से करते हैं। इससे क्या है कि डिस्टेंस फॉर्मूला भी रिवाइज हो जाएगा वापस। m/n ले लो, जब रेशियो फाइंड करना होता है तो m/n मान लो चाहे k:1 मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, खाली कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान होती है k:1 लेने से। 2 वेरिएबल की जगह एक अननोन आ जाता है, खाली m/n का ही नाम k रखा ना। तो बताओ कैसे करना। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला से हम पहले कई क्वेश्चन कर चुके, सेक्शन फॉर्मूला से हमने अभी तक नहीं किया है कि भाई रेशियो सेम आने वाला। सेक्शन फॉर्मूला से कोलिनिटी नहीं दिखाया कोई भी क्वेश्चन अभी तक, तो पहले इसको सेक्शन फॉर्मूला से करते हैं, उसके बाद एरिया से करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला से आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, ओके। तो फिलहाल हमने क्या किया, इन पॉइंट्स के नाम रख लिए, ये मान लो ए है, ये मान लो बी है और ये मान लो सी है, ओके। तो ऐसा एज्यूम करके चलते हैं, लेट बी डिवाइड्स ए सी
जो लाइन सेगमेंट AC है, इन द रेशियो K इज टू 1, मान लो K इज टू 1 के रेशियो में डिवाइड करता है। अब देखो ध्यान से देखना, ये आपका A है जिसके कोऑर्डिनेट है A, B प्लस C, ये B है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं B, C प्लस A, और ये C है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं C, A प्लस B। अब हमने ये माना है कि B जो है वो AC को K इज टू 1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अगर किसी को लगे तो वो M इज टू N भी मान सकते हैं, वहाँ से M/N सेम माना, राइट। अब देखो क्वेश्चन के हिसाब से जो हम फॉर्मूला पढ़े हैं, ये तो x1 y1 है, ये आपका x2 y2 है, और ये है आपका xy, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, x वाला फॉर्मूला लगाएंगे kx2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1, और वहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे। फिर y वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो वहाँ से भी k की वैल्यू वही आनी चाहिए जो x से आई है। बात समझे? तभी जाके ये प्रूफ होगा कि ये कोलिनियर है। अगर वो दोनों वैल्यू अलग अलग आई ना तो फिर कोलिनियर नहीं है। बात समझे? फिर वो ट्रायंगल बना रहे हैं। चलो, तो x इज इक्वल टू क्या होता है, k लेंगे अभी, तो kx2 प्लस 1x1 बाई k प्लस 1, और y इक्वल टू क्या होगा, ky2 प्लस 1y1 बाई k प्लस 1। अब आप वैल्यूज रखो अच्छे बच्चों की तरह। x कौन है, b, तो b इक्वल टू k, x2 कौन है, c, प्लस x1 a बाई k प्लस 1। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बी के प्लस बी इज इक्वल टू के सी प्लस ए। के वाले प्राणी एक तरफ कर लो, तो b माइनस सी इंटू के इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो k की वैल्यू क्या आ गई, a माइनस बी बाई बी माइनस सी। ठीक है, यहां से तो जब हम x लेके चले तो k की वैल्यू मिली a माइनस बी बाई बी माइनस सी। मतलब हम अभी तक तो ये बोल रहे हैं कि a माइनस बी इज टू बी माइनस सी के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, लेकिन y से भी यही आएगा तभी बोलेंगे एक्चुअली तो कि डिवाइड कर रहा है। तो देखो अब y ले लो, y में क्या था, c प्लस ए, y की वैल्यू तो c प्लस ए है ना, इक्वल टू के वाई टू, तो k इंटू ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी। कन्फ्यूज मत होना भाई, कभी सोचो इसकी मल्टीप्लाई करके यहाँ पर ऐसा अलग कर दिया मैंने, बी प्लस सी अपॉन के प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बाई 1 मान लो ऐसे, है ना। तो पहले k की मल्टीप्लाई करेंगे, k इंटू सी प्लस ए, फिर 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू सी प्लस ए, मतलब c प्लस ए रहा। ऐसा लिख सकते हैं ना। वो ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि k वाले प्राणी एक तरफ करने हैं, इक्वल टू k इंटू ए प्लस बी प्लस सी। अब k वाले बंदों को एक तरफ ले आओ, तो k देखो यहां पर ये c प्लस ए पहले से ही था, और ये दोनों इधर आके सब्ट्रैक्ट होंगे, तो क्या बनेगा, माइनस का a प्लस बी। ओके, और इसको उठा के उधर ले जाओ, तो b प्लस सी पहले से ही था, और ये जाएगा माइनस का c प्लस ए। तो k इंटू यहां पर आपका देखो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो k इंटू सी माइनस बी, और यहां पर c से c कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल टू b माइनस ए। तो k की वैल्यू क्या आई, b माइनस ए अपॉन c माइनस बी। इसे आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन लेके ऐसा भी लिख सकते हो ना, a माइनस बी अपॉन बी माइनस सी। तो अब देखो दोनों जगह से x से भी और y से भी k की वैल्यू सेम आ रही कि नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं। ऐसा जरूरी नहीं है और यहां पर कि आप b को ही मानो कि b जो है वो ac को डिवाइड करता है। आप ऐसा भी मान सकते हो कि a जो है वो bc को k/1 के रेशियो में डिवाइड करता है, उससे भी आ जाएगा, k की वैल्यू सेम ही आएगी। मे बी ये वैल्यू ना आए, कुछ और आए, बट आएगी सेम। x और y कोऑर्डिनेट लेके k की वैल्यू सेम आएगी, तो इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं। ठीक है ना। आगे चल के मान लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ऐसे आपको a b c की जगह कुछ पॉइंट दे दिए होते और आपको ये बोलना था कि भाई ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है तो क्या है, तो फिर ट्रायंगल फॉर्म कर रहे होंगे। कोई तीसरा रास्ता भी है क्या?
क्या, कोई 3 पॉइंट अगर आपको दिए गए आपके कोऑर्डिनेट प्लेन में, तो या तो वो कोलिनियर होंगे या तो ट्रायंगल बना रहे होंगे। कोई तीसरी बात भी हो सकती क्या, नहीं हो सकती ना। तो अगर कोलिनियर हुए तो आपके पास 3 तरीके हैं। आप डिस्टेंस फॉर्मूला से कर सकते हो, सेक्शन फॉर्मूला से कर सकते हो, एरिया से कर सकते हो। और अगर ट्रायंगल फॉर्म कर रहे होंगे तो फिर तो आपको पता ही है नेचर वगैरह कैसे बताते हैं उसकी, है ना, डिस्टेंस यूज करके। तो ये हमने पहला क्वेश्चन किया है जिससे सेक्शन फॉर्मूला से हमने प्रूफ किया कि पॉइंट्स कोलिनियर हैं। बाकी जो पहले भी क्वेश्चन किए हैं कोलिनियरिटी वाले, आप सेक्शन फॉर्मूला से उनको अटेम्प्ट कर सकते हो एक बार, तो पक्का हो जाएगा आपका ये कंसेप्ट। अब आते हैं दूसरे तरीके पे। हाँ, माइनस कॉमन ले सकते हैं ना, इसमें से माइनस बाहर निकालेंगे तो ये ए माइनस भी हो जाएगा। ऐसा होता ना यार भाई, जैसे ये लिखा माइनस और यहाँ लिखा अल्फा माइनस बीटा, अब इस माइनस को अंदर ले जा तो क्या बना ये, अब इसमें से माइनस कॉमन ले ले, फिर ये बन गया। तो जो प्लस का होता है, जो माइनस हो जाता है माइनस वाला प्लस हो जाता है। ठीक है, हाँ कैसे आया ये k+1 कैसे आया, इसकी इसमें मल्टीप्लाई किया, k+1 को एप्पल मान ले, ठीक है। अब एप्पल की मल्टीप्लाई सी में भी होगी और ए में भी होगी कि नहीं होगी। और अगर c+a को एप्पल मान ले तो एप्पल की मल्टीप्लाई k+1 में होगी, तो मतलब k में भी होगी और 1 में भी होगी, तो वही किया। ठीक है, अच्छा अब हम इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करते हैं, एरिया से। सेकेंड मेथड, अगर हम ये प्रूफ कर दें कि भाई इन तीनों पॉइंट से मिलकर बनने वाले ट्रायंगल का एरिया 0 है, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो देखो, ये तो आपका x1 y1 है, ये आपका x2 y2 है, और ये आपका x3 y3 है, राइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, डायरेक्ट फॉर्मूला, पहले डायरेक्ट फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, फॉर्मूला से करेंगे पहले, स्टेयर मेथड से नहीं, फॉर्मूला से। तो 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस, पहले फॉर्मूला लिख लो, x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो 1/2 x1 कौन है, a है कि नहीं, y2 माइनस y3, y2 कौन है भाई, c प्लस a माइनस y3 इज a प्लस b। जो बात समझ में नहीं आए एकदम बोल देना, प्लस x2 कौन है, b, सही है। और यहां पर चाहिए मुझे y3 माइनस y1, तो y3 कौन है, a प्लस b माइनस y1 इज b प्लस c प्लस x3 इज c। अब आएगा y1 माइनस y2, तो b प्लस c माइनस c प्लस a। किसी भी बच्चे को इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये तो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, और उसके बाद में खाली वैल्यू पुट किए, ओके। 0 आ गया। देखो 1/2, ये a ऐसे कैसे ही, ध्यान दो पहले एक बार, देखो इस a से इस a का कल्याण हो जाएगा, और ये जो प्लस का b है माइनस का हो जाएगा, तो a इंटू सी माइनस बी बचा कि नहीं, प्लस b इंटू, यहां देखो b से b का कल्याण हो जाएगा, तो क्या बचा, a माइनस सी और प्लस c, फिर आगे देखो क्या बच रहा है, b माइनस a। और लोग के यहां तक 1/2 इस a के अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या बना, ए सी माइनस ए बी, बी की मल्टीप्लाई करो तो प्लस ए बी माइनस बी सी, बी की करेंगे ना, ए सी कैसे आएगा, और सी की मल्टीप्लाई करो तो बी सी माइनस ए सी। अब आप एक बात देखो, ये ए सी प्लस का है और ये ए सी माइनस का, तो इससे इसका कल्याण हुआ, ये माइनस ए बी है प्लस ए बी बाजू में बैठे, दोनों कट गए, और माइनस बी सी प्लस बी सी भी आपस में कैंसिल, तो कुल मिला के
जीरो। तो चूंकि इन तीनों पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया जीरो बन रहा है, इसका मतलब पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये आपका दूसरा तरीका हो गया। स्टेयर्स मेथड से करोगे तो भी वो जीरो ही आएगा। अभी करते हैं उससे भी, करे कि नहीं? तो कर लो उससे, तो ठीक है। पॉइंट्स इक्वल होने का क्या मतलब होता है? कोलिनियर पॉइंट्स आर इक्वल मतलब क्या मतलब? वो ऐसा कुछ शो होता ही नहीं है। देखो, पॉइंट्स आर कोलिनियर का मतलब होता है कि वो एक लाइन में लाई करते हैं। पॉइंट्स आर इक्वल शो क्या करना उसमें भाई, देख के लग जाएगा पता। पहला 1 2 है, दूसरा 3 4 है, तो मतलब 1 और 2 अलग अलग है, 3 और 4 अलग अलग है, तो उनकी लोकेशन ही अलग अलग है, तो फिर इक्वल नहीं हो सकते ना। अगर ऐसा कुछ आया, पहली बात तो ये प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, पूछेगा नहीं, लेकिन अगर ऐसा कुछ आ भी गया तो एग्जैक्ट लोकेट कर दो उन पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट प्लेन पे। अगर वो सारे पॉइंट एक ही जगह कोइंसाइड कर रहे हैं तो इक्वल है। अगर सबकी लोकेशन अलग अलग आई तो अलग अलग है, ठीक है ना। वो तो कर ही सकते हैं ना अपन कोऑर्डिनेट एक्सिस पे लोकेट तो उनको, ठीक है। स्टेयर्स मेथड से सब लोग अपने आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। चैप्टर ही बंद हो गया भाई। कौन सा चैप्टर था यार ये? नहीं वो तो मुझे मालूम है, मतलब नंबर कौन सा रहता है उसका? ये वॉल्यूम से बाद में आता है कि पहले आता है? मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। लिखिए, फाइंड द रिलेशन between x and y. Example 3. Find the relation between x and y if the points x comma y lies on the straight line joining the points 2, -3 and 1, 4। ठीक है। चलो, तो इस क्वेश्चन को मतलब ये लास्ट क्वेश्चन है अपने इस चैप्टर का भी, समझो। और इसके साथ ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। अभी इसके बाद आपके जो 3 चैप्टर्स बचे हैं वो चैप्टर्स हम तब करेंगे जब हमारा ये पूरा कोर्स एक बार रिवाइज हो जाएगा। तब तक वो 3 चैप्टर ऐसे ही होल्ड पे रहेंगे। वो रिवाइज कैसे होगा वो समझो सब लोग। पहले चैप्टर से जैसे आपका ये जंबो टेस्ट वाला कार्यक्रम खत्म होता है, फर्स्ट चैप्टर से वापस से रिवाइज करना शुरू कर दो। मॉड्यूल आपके पास है, कोई भी चैप्टर कंप्लीट होने का मतलब होगा कि उस मॉड्यूल के उस चैप्टर में जो एक्सरसाइज दी गई है उसका एक एक क्वेश्चन आपको आता हो। बात समझ में आई? हर वीक में आप केवल एक चैप्टर का टारगेट बनाएंगे। जैसे मान लो पहला चैप्टर हमने रियल नंबर से ले लिया,
अब रियल नंबर्स में आपको लगे तो दोबारा लेक्चर्स देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको देखने के बाद मॉड्यूल सोल्व करो। उसमें जितने भी सोल्ड एग्जाम्पल्स हैं सारे करने हैं, सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, एक एक करना है। एक्सरसाइज 1 में जितने क्वेश्चन है A to Z एक्सरसाइज 3 तक कोई भी क्वेश्चन पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। तब जाके आपको ऐसा लगेगा कि हाँ अब आपको ये चैप्टर आता है। अभी तो गूगल को आता था, आपको कम आता था वो, लेकिन अब आपको आना है, वो चैप्टर आपको आना चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि आप उसका एक एक क्वेश्चन खुद से सोल्व करो। इसलिए एक वीक भी लगेगा नेक्स्ट चैप्टर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके मैक्सिमम डाउट्स भी रहे तो भी प्रॉब्लम नहीं। आपने एक एक्सरसाइज के 20 क्वेश्चन किए और 19 डाउट आए, नो प्रॉब्लम, 19 के 19 पूछो, लेकिन करो, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली यही मतलब था वो मॉड्यूल बनाने का, या आपका जो नींव है वो स्ट्रॉन्ग करने का पर्पज ही यही था। लेकिन वो पर्पज जो है वो ऑनलाइन की वजह से पूरा नहीं हो पा रहा था। अभी तो आप लोग ऑफलाइन में हैं तो उस पर्पज को पूरा किया जा सकता है, ठीक है। तो एक पूरा वीक एक चैप्टर पर देंगे और स्टार्टिंग से करेंगे बिल्कुल। जो सबसे कम लगता है चैप्टर के हमें ये थोड़ा वीक आता है, उसमें लगे 2 वीक लगाओ, और ज्यादा लगे और लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो एक वीक में पूरा पूरा मॉड्यूल देख लेते हो ना फटाफट, 2-2 भी देख लेते हो, ऐसी जरूरत नहीं है। अब एक वीक में एक चैप्टर करो, 2 वीक में करो भले एक चैप्टर, लेकिन उसका एक एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए। कोई भी ऐसा कंसेप्ट ना हो जो आपका स्ट्रॉन्ग ना हो। ईच एंड एवरी कंसेप्ट शुड बी क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। जब आपके सारे चैप्टर्स वापस रिवाइज हो जाएंगे तब जाके ये रिमेनिंग 3 चैप्टर्स जो है ना तब पढ़ेंगे हम, और उसके बाद इनको पढ़ने का मजा अलग ही आएगा, क्योंकि तब तक आपका वास्तव में नॉलेज इतनी बढ़ चुका होगा। अगर सीरियसली सॉल्व करोगे तो फिर ये स्थिति नहीं आएगी कि मतलब फॉर्मूले पूछे जाएं तो खड़े हो जाएंगे बस, खाली बताएंगे नहीं। लेकिन ये समझो कि एकदम नए सिरे शुरुआत है। जो बच्चों ने न्यूली ज्वाइन किया उनके लिए भी एक बार नए सिरे शुरू करने का पूरा पूरा टाइम है। 1 वीक में जब शुरू करते हैं तब भी चैप्टर खत्म हो ही जाता है। तो जो लोग नए भी हैं उनको भी 1 वीक में ही करना है, और जो शुरू से हैं उनको भी 1 वीक में ही करना है। लेकिन मॉड्यूल का एक एक क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। खास करके एक्सरसाइज 2 और 3 तो जरूरी है। एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज 2 के कंपैरिजन में इजी है, एक्सरसाइज 2 टफ है। तो जब आपको किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज 2 पूरी आती होगी ना, तब मानना कि आपको इस चैप्टर में सच में कमांड आ गई है। आज की स्थिति तो यह है कि आप लोगों में से एक भी बच्चा उसके 50% क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकता है, कोई से भी चैप्टर के एक भी जना, देख लो। और ये कोई बेइज्जती की बात नहीं है, टीचर्स की जिम्मेदारी होती है अपने बच्चों को ये बताने की कि भाई तुम लोग अभी कितने पानी में हो और कितना और डूबना है, समझे। तो वो मैंने समझ लिया है, तो उसको जो है अब पूरा ही डूबना है, मतलब 50% भी ज़्यादा ही बोल रहा हूँ मैं। एक्सरसाइज 2 की बात कर रहा हूँ, और करके देख लेना। अगर किसी को लगे ऐसा वहम लग रहा हो कि नहीं हमें तो पूरा आता है, तो कोई सा भी चैप्टर जो पसंद हो, खूब पसंद हो, उसको करके देखो। एक्सेप्ट कि मैंने जैसे कुछ चैप्टर्स के एक्सरसाइज 2 ऑलमोस्ट सोल्व किए हैं, ट्रिग्नोमेट्री का किया, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस किया, वो एक्सेप्शनल है, प्रोबेबिलिटी हो गया। तो अगर वो क्लास में सारे क्वेश्चन हो गए थे तो फिर तो वो तो आते होंगे। लेकिन जो नहीं किए थे उनके देखो। स्टार्ट विद द चैप्टर 1, देन फिर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब आप वैसे करोगे ना तब जाके सही मायने में मैथ्स में प्रिपेयर होगे। ऊपर ऊपर से पढ़ के नहीं बात बनेगी। चैप्टर्स के नाम पढ़ लेना नॉलेज नहीं है, जब तक अपने हाथ से प्रैक्टिस नहीं करोगे बैठ के एक एक सवाल की। और कैलकुलेशन में आलसी व्यक्ति कभी कुछ नहीं कर सकता, ये समझ लो। चाहे वो नीट के लिए सोच रहा हो, चाहे जेई के लिए सोच रहा हो, दोनों भी केस में। तो कैलकुलेशन में आलस बिल्कुल मत करना, और ये उम्मीद मत करना कि कैलकुलेशन कोई और करके देगा। आपको जब कंसेप्ट बताया जाए तो उसके बाद का जो पार्ट है ना कैलकुलेशन वाला, वो खुद से कोशिश करनी चाहिए। हमेशा टीचर से पहले करो। जितनी स्पीड अपनी कैलकुलेशन में आप बढ़ाओगे वो आने वाले समय में आपके ही काम आएगी, वो करना है, ठीक है। तो पहले चैप्टर से लग जाना आज से। चलो एक ये लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, ये भी बहुत ही आसान है। कुछ आइडिया लग रहा है इसमें? फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इफ द पॉइंट्स
एक तो ये पॉइंट है लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। तो मान लो कि ये पॉइंट ए है, या इसको ए मान लो x, y, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है। B है 2, -3 और C है 1, 4। तो क्वेश्चन में ये बोला गया कि x और y में रिलेशन बताओ, जबकि ये जो पॉइंट x, y है वो उसी लाइन पे लाई करता है जो B और C से पास होती है। तो B और C से पास होने वाली लाइन ये हो गई और ये A पॉइंट इसी पे लाई करता है। इसका मतलब निष्कर्ष ये निकला कि ये तीनों पॉइंट्स A, B, C आर कोलिनियर, और अगर ये कोलिनियर है तो इनसे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया 0 होगा। तो अगर मैं ये मानूं कि भाई ये x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है, तो एरिया को 0 रखना है। तो एरिया कहीं भी लिया चलता, सेंटर पे रखो, कोने पे रखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सब जगह से आंसर बराबर ही आने वाला है। ठीक है, मैंने यहाँ कॉर्नर पर रख लिया, जो जिस लोगों मतलब जिनकी भी इच्छा हो वो यहाँ पर बीच में रख लो इसको। ठीक, बस तीनों पॉइंट्स होने चाहिए। तो ये 0 रखा, यानी कि 1/2 x1 का काम कौन कर रहा है? x। चलो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2 इज इक्वल टू 0। 2 तो इधर चला गया। ज्वाइनिंग द पॉइंट का मतलब ये पॉइंट्स हैं और ज्वाइनिंग होगी इनके ऐसे। भाई इसमें ये बोला गया कि ये जो पॉइंट है ना x, y, वो B और C, देखो किन्हीं भी दो पॉइंट से जाने वाली एक यूनिक लाइन होती है, हाँ कि ना? तो अगर मैं इसका नाम B रखूं और इसका नाम C रखूं, तो B और C से जाने वाली कोई तो एक लाइन होगी, होगी कि नहीं होगी? उसी लाइन पे ये पॉइंट लाई करता है, यही बोला ना, ठीक है? तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करते हैं, इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, इसका मतलब इनसे बनने वाला ट्रायंगल का एरिया 0 होगा, वही लिख रहे हैं। मिड पॉइंट थोड़ी बोला उसने, नहीं ले सकते, नहीं नहीं नहीं, वो तो ये जो है ना, मतलब इन दोनों पॉइंट से लाइन तो इनफाइनाइटली कहीं भी जा रही है ना, तो ये जो x, y पॉइंट है ये तो कहीं भी हो सकता है, कहीं भी इन्फिनिटी के आसपास भी हो सकता है, लेकिन है उसी लाइन पे, ऐसा है इसका मतलब, ठीक है? तो x हो सकता है, पर उसका एक पर्टिकुलर केस हुआ, नहीं, लेकिन हर बार ही जी वैसे जरूरी थोड़ी होता है, वो तो x और y में रिलेशन पूछ रहा है, आंसर तो उससे भी आ जाएगा, मिडिल पॉइंट लेके भी आ जाएगा, लेकिन एक जनरल रिलेशन बताना है हमें। तो 1/2, देखो 2 तो इधर चला गया, x1 क्या है? x है, y2 - y3 करो, -3 - 4 तो -7 हो गया, प्लस x2 क्या है? 2 है, y3 - y1 करो, y3 - y1 4 - y, x3 कौन है? 1, y1 - y2 करो, y1 इज y और y2 इज -3 तो +3। हाँ, आंसर बता रही? अच्छा देखो, -7x + 8 - 2y + y + 3 इज इक्वल टू 0। तो -7x - y + 11 इक्वल टू 0। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 7x + y - 11 इक्वल टू 0। दिस इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y। ठीक है, यहां से आगे आप लोगों का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन स्टार्ट होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम के बाद, जो आप लोग क्लास 11th में कंटिन्यू करेंगे। तो 10th में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो यहाँ पर पूरी तरह से समाप्त होती है। अब आप लोगों का काम बचा है प्रैक्टिस करना। जो मैंने आप लोगों को प्लानिंग बताई, जरूरी नहीं है कि आप पहले चैप्टर शुरू करो, आप चाहो तो इस चैप्टर से भी शुरुआत कर सकते हो और पीछे की तरफ जा सकते हो।
या एक पहले का ले लेंगे एक बाद का ले लेंगे, वो मर्जी है, लेकिन वो एक कॉमन होना चाहिए ताकि क्लास में डिस्कशन में इजी रहे। अब बताओ रियल नंबर से स्टार्ट करना है कि यहां से स्टार्ट करके वहां तक जाना है? रियल नंबर से ना, तो ठीक है, आपका सैटरडे तक का टारगेट है, आज तो ट्यूसडे ही है ना, तो सैटरडे तक आप लोग रियल नंबर्स अच्छे से, जरूरी नहीं कि सैटरडे को ही करेंगे, जितना जो जो करते रहो अपने डाउट पूछते रहो। हाँ ठीक है, मंडे से स्टार्ट करो। ओके, मंडे से स्टार्ट करके अगले सैटरडे तो कर लेंगे ना, ठीक है, डन रहा। ठीक है, तो बस आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। थैंक यू, बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग।